अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारी पृथ्वी, हमारा सोलर सिस्टम और हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी अंतरिक्ष में लगभग 22 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर रही है, तो शायद आपको इसमें कुछ भी अजीब न लगे, क्योंकि अंतरिक्ष में हर चीज लगातार गति कर रही है। लेकिन असली रहस्य इसकी रफ्तार नहीं, बल्कि इसकी दिशा है। पिछले कई दशकों से साइंटिस्ट एक ऐसी बात देख रहे हैं जिसने एस्ट्रोनॉमी की दुनिया को हैरान कर रखा है। उन्होंने पाया कि सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास मौजूद हजारों गैलेक्सीज भी एक ही दिशा में बढ़ रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत पूरे कॉस्मिक नेबरहुड को अपनी ओर खींच रही हो। शुरुआत में साइंटिस्ट को लगा कि शायद ये सिर्फ मेजरमेंट की गलती होगी, लेकिन जैसे जैसे नए ऑब्जर्वेशन सामने आए, वही पैटर्न बार बार दिखाई देने लगा। अलग अलग देशों के टेलीस्कोप्स, अलग अलग रिसर्च टीम्स और अलग अलग कैलकुलेशंस, लेकिन नतीजा लगभग हर बार एक जैसा था। हमारी गैलेक्सी किसी अनजान दिशा की ओर खिंच रही थी। अब सवाल यह था कि आखिर उस दिशा में ऐसा क्या है जिसकी ग्रेविटी इतनी दूर मौजूद गैलेक्सीज पर भी असर डाल रही है? क्या वहां कोई विशाल ब्लैक होल है? क्या ये डार्क मैटर का प्रभाव है? या फिर यूनिवर्स में कोई ऐसी संरचना मौजूद है जिसके बारे में इंसान अभी तक पूरी तरह नहीं जानता? लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी सामने आनी बाकी थी। जब साइंटिस्ट ने उस दिशा को सीधे देखने की कोशिश की, तो पता चला कि हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी ही उनके रास्ते में खड़ी है। उसके अरबों सितारे, गैस और धूल का विशाल क्षेत्र उस दिशा को लगभग पूरी तरह छिपा देता है। यानी हमें उस रहस्यमयी खिंचाव का असर तो दिखाई देता है, लेकिन उसे पैदा करने वाली चीज सीधे दिखाई ही नहीं देती। इसी रहस्य को बाद में साइंटिस्ट ने एक नाम दिया, द ग्रेट अट्रैक्टर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी ये मिस्ट्री पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है, बल्कि हाल के वर्षों में मिले नए डेटा ने यह संभावना और मजबूत कर दी है कि शायद ग्रेट अट्रैक्टर भी इस कहानी का आखिरी पड़ाव नहीं है। और अगर ऐसा है, तो सवाल सिर्फ इतना नहीं कि हमें कौन खींच रहा है। असली सवाल यह है कि यूनिवर्स के उस छिपे हुए हिस्से में आखिर मौजूद क्या है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें पहले एक बेहद जरूरी बात जाननी होगी। साल 1929 में एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने एक ऐसी खोज की जिसने हमारी यूनिवर्स को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने पाया कि लगभग हर गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर जा रही है, यानी यूनिवर्स स्थिर नहीं है, बल्कि लगातार फैल रहा है। इसे आप एक आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक गुब्बारे पर कई बिंदु बना दिए। जैसे जैसे गुब्बारा फूलेगा, हर बिंदु दूसरे बिंदु से दूर होता जाएगा। यूनिवर्स भी कुछ इसी तरह फैल रहा है। इसलिए साइंटिस्ट को उम्मीद थी कि गैलेक्सीज की गति का हिसाब इसी विस्तार से समझाया जा सकता है। लेकिन जब उन्होंने कुछ गैलेक्सीज की वास्तविक गति मापी, तो उन्हें एक अजीब बात दिखाई दी। कई गैलेक्सीज सिर्फ यूनिवर्स के फैलने की वजह से आगे नहीं बढ़ रही थीं। उनकी गति में कुछ अतिरिक्त बदलाव था, जिसे सिर्फ एक्सपेंशन से समझाया नहीं जा सकता था। साइंटिस्ट्स इस अतिरिक्त गति को पेक्यूलियर वेलोसिटी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो अतिरिक्त गति है जो किसी गैलेक्सी को उसके आसपास मौजूद ग्रेविटी की वजह से मिलती है। यहीं से पहली बार शक पैदा हुआ। अगर इतनी सारी गैलेक्सीज एक जैसी अतिरिक्त दिशा में बढ़ रही हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं कोई बहुत विशाल ग्रेविटी सोर्स मौजूद होगा। लेकिन वो था कहां? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर वो सच में मौजूद था, तो उसे कोई देख क्यों नहीं पा रहा था? 1970 के दशक के आखिर और 1980 के शुरुआती वर्षों में दुनिया भर के कई ऑब्जर्वेटरीज लगातार दूर मौजूद गैलेक्सीज की गति माप रहे थे। उस समय साइंटिस्ट का मकसद सिर्फ इतना था कि यूनिवर्स के विस्तार को और बेहतर तरीके से समझा जा सके। लेकिन जैसे जैसे नया डेटा सामने आने लगा, एक ऐसी बात दिखाई दी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कुछ गैलेक्सीज अपनी अनुमानित जगह पर नहीं थीं। उनकी गति, उनकी दिशा और उनकी पेक्यूलियर वेलोसिटी बार बार एक ही तरफ इशारा कर रही थी। शुरुआत में इसे सामान्य त्रुटि माना गया, लेकिन जब अलग अलग रिसर्च टीम्स ने स्वतंत्र रूप से वही परिणाम हासिल किए, तो ये साफ हो गया कि समस्या उपकरणों में नहीं, बल्कि हमारी समझ में थी। अब साइंटिस्ट ने सिर्फ कुछ दर्जन नहीं, बल्कि सैकड़ों गैलेक्सीज का डेटा एक साथ जोड़कर देखा। नतीजा और भी हैरान करने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा लोकल ग्रुप, जिसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी और दर्जनों छोटी गैलेक्सीज शामिल हैं, किसी अदृश्य ग्रेविटी की वजह से एक ही दिशा में खिंच रहा हो। यह कोई छोटी सी हलचल नहीं थी, यह एक विशाल कॉस्मिक फ्लो था, जिसे न तो यूनिवर्स का सामान्य विस्तार समझा सकता था और न ही आसपास की दिखाई देने वाली गैलेक्सीज की ग्रेविटी। अब सवाल और भी बड़ा हो चुका था। अगर इतनी ज्यादा गैलेक्सीज एक साथ किसी अनजान दिशा में बढ़ रही हैं, तो उस दिशा में मौजूद चीज कितनी विशाल होगी? इसी सवाल का जवाब खोजते खोजते साइंटिस्ट पहली बार उस रहस्यमयी क्षेत्र तक पहुंचे, जिसे बाद में पूरी दुनिया द ग्रेट अट्रैक्टर के नाम से जानने लगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस क्षेत्र का नक्शा बनाना शुरू किया, एक नई समस्या सामने आ गई।
और वही समस्या आज तक इस मिस्ट्री को पूरी तरह सुलझने नहीं देती। अब तक साइंटिस्ट के पास एक बात लगभग साफ हो चुकी थी। अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं एक ऐसा क्षेत्र मौजूद है जिसकी ग्रेविटी आसपास की हजारों गैलेक्सीज की गति को प्रभावित कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वहां कोई एक विशाल ब्लैक होल मौजूद है। असल में ग्रेट अट्रैक्टर कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है। ये यूनिवर्स का एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत बड़ी मात्रा में गैलेक्सीज, गैलेक्सी क्लस्टर्स और मैटर मौजूद है। जितना ज्यादा मैटर होगा उसकी ग्रेविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, और यही ग्रेविटी अपने आसपास मौजूद गैलेक्सीज की गति को प्रभावित करती है। साइंटिस्ट के अनुसार हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, लोकल ग्रुप, वर्गो क्लस्टर और आसपास के कई गैलेक्सी ग्रुप्स करोड़ों वर्षों से उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि अरबों वर्षों से चल रही एक कॉस्मिक जर्नी है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। जब साइंटिस्ट ने उस क्षेत्र के अनुमानित मास की कैलकुलेशन की तो पाया कि वहां दिखाई देने वाली गैलेक्सीज की संख्या महसूस की जा रही ग्रेविटी को पूरी तरह समझाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यानी या तो वहां हमारी नजरों से छिपा हुआ बहुत सारा मैटर मौजूद है, या फिर कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। यहीं से पहली बार डार्क मैटर का सवाल इस मिस्ट्री से जुड़ने लगा। क्या ग्रेट अट्रैक्टर की ताकत का कारण वही अदृश्य मैटर है जिसे हम सीधे देख नहीं सकते, या फिर इसके पीछे कोई और भी बड़ी कॉस्मिक स्ट्रक्चर मौजूद है? लेकिन इससे पहले कि साइंटिस्ट इस सवाल का जवाब ढूंढ पाते, उन्हें एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। जिस क्षेत्र को वे समझना चाहते थे, वही क्षेत्र उनकी नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ था। अगर ग्रेट अट्रैक्टर इतना महत्वपूर्ण था, तो फिर साइंटिस्ट ने उसे सीधे देखकर उसकी तस्वीर क्यों नहीं ली? इसका जवाब छिपा है हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में। हम जिस गैलेक्सी का हिस्सा हैं, उसके बीच का हिस्सा अरबों सितारों, गैस और धूल से भरा हुआ है। जब हम पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर देखते हैं, तो यही घना क्षेत्र दूर मौजूद कई गैलेक्सीज की रोशनी को हमारी नजरों तक पहुंचने नहीं देता। आसान शब्दों में कहें तो हमारी अपनी गैलेक्सी ही हमारे लिए एक विशाल पर्दा बन जाती है। एस्ट्रोनॉमर्स इस क्षेत्र को जोन ऑफ अवॉइडेंस कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहां कुछ भी मौजूद नहीं है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस दिशा में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को सामान्य ऑप्टिकल टेलीस्कोप से देख पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह थी कि कई सालों तक साइंटिस्ट ये नहीं समझ पाए कि उस दिशा में आखिर कितना मैटर मौजूद है। लेकिन विज्ञान यहीं नहीं रुका। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई, रिसर्चर्स ने सिर्फ दिखाई देने वाली रोशनी पर निर्भर रहना बंद कर दिया। उन्होंने रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस और एक्सरे टेलीस्कोप्स की मदद से उस छिपे हुए क्षेत्र का अध्ययन करना शुरू किया। धीरे धीरे पर्दे के पीछे छिपी तस्वीर साफ होने लगी। वहां एक नहीं बल्कि कई विशाल गैलेक्सी क्लस्टर्स मौजूद थे, जिनकी ग्रेविटी मिलकर आसपास की गैलेक्सीज की गति को प्रभावित कर रही थी। लेकिन जितना ज्यादा डेटा सामने आया, उतना ही एक नया सवाल पैदा हो गया। क्या सचमुच यही पूरा जवाब था, या फिर इन क्लस्टर्स के पीछे भी कोई और ज्यादा विशाल स्ट्रक्चर मौजूद था जिसकी तरफ पूरा कॉस्मिक फ्लो बढ़ रहा था? यहीं से ग्रेट अट्रैक्टर की कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। कई सालों तक साइंटिस्ट को लगा कि उन्होंने इस रहस्य का जवाब ढूंढ लिया है। ग्रेट अट्रैक्टर ही वो विशाल क्षेत्र है जिसकी ग्रेविटी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी समेत हजारों गैलेक्सीज को प्रभावित कर रही है। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जर्वेशंस और बेहतर होती गईं, कहानी ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया। नई गैलेक्सी सर्वेज और ज्यादा सटीक डेटा ने संकेत दिया कि गैलेक्सीज की ये कॉस्मिक जर्नी सिर्फ ग्रेट अट्रैक्टर तक सीमित नहीं हो सकती। ऐसा लग रहा था कि उसके भी आगे कोई और ज्यादा विशाल मास मौजूद है जिसका प्रभाव बहुत बड़ी दूरी तक महसूस किया जा रहा है। यहीं पर साइंटिस्ट की नजर एक और विशाल कॉस्मिक स्ट्रक्चर पर गई, जिसे आज शैप्ली सुपर क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। ये हमारे आसपास मौजूद सबसे विशाल सुपर क्लस्टर्स में से एक है और इसमें हजारों गैलेक्सीज शामिल हैं। इसका अनुमानित मास इतना बड़ा है कि कई रिसर्चर्स का मानना है कि हमारी गैलेक्सी की गति में इसका भी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। यानी जिस दिशा को हम सिर्फ ग्रेट अट्रैक्टर समझ रहे थे, हो सकता है वो वास्तव में कई विशाल स्ट्रक्चर्स का मिला जुला प्रभाव हो। दूसरे शब्दों में कहें तो ग्रेट अट्रैक्टर अकेला नहीं भी हो सकता। यही वजह है कि आज भी एस्ट्रोनॉमर्स इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की यात्रा को सबसे ज्यादा कौन सी स्ट्रक्चर प्रभावित कर रही है, ग्रेट अट्रैक्टर, शैप्ली सुपर क्लस्टर या फिर दोनों की संयुक्त ग्रेविटी। यानी लगभग 50 साल की रिसर्च के बाद भी ये मिस्ट्री पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, बल्कि जितना ज्यादा हम यूनिवर्स को समझ रहे हैं, उतने ही नए सवाल हमारे सामने खड़े होते जा रहे हैं। लंबे समय तक साइंटिस्ट को लगता था कि गैलेक्सीज पूरे यूनिवर्स में बस बेतरतीब तरीके से फैली हुई हैं। लेकिन जब लाखों गैलेक्सीज का डेटा एक साथ जोड़ा गया, तो एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। पता चला कि गैलेक्सीज अंतरिक्ष में अकेली नहीं हैं। वे छोटे छोटे ग्रुप्स बनाती हैं, कई ग्रुप्स मिलकर क्लस्टर्स बनाते हैं,
कई क्लस्टर्स मिलकर सुपर क्लस्टर्स बनाते हैं और ये सभी मिलकर एक विशाल जाल जैसी संरचना का हिस्सा है जिसे कॉस्मिक वेब कहा जाता है। इसी दौरान साइंटिस्ट ने हमारी कॉस्मिक पोजीशन को भी बेहतर तरीके से समझा। उन्होंने पाया कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी लोकल ग्रुप का हिस्सा है। लोकल ग्रुप वर्गो क्लस्टर से जुड़ा हुआ है और ये सब मिलकर एक विशाल सुपर क्लस्टर का हिस्सा है जिसे लानियाकिया सुपर क्लस्टर कहा जाता है। हवाई भाषा में लानियाकिया का अर्थ होता है असीम स्वर्ग। यही वो खोज थी जिसने ग्रेट अट्रैक्टर की कहानी को एक नया नजरिया दिया। अब साइंटिस्ट सिर्फ ये नहीं देख रहे थे कि गैलेक्सीज किस दिशा में जा रही हैं, वे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि पूरा लानियाकिया सुपर क्लस्टर किस तरह ग्रेविटी के प्रभाव में बह रहा है। लेकिन जितनी साफ तस्वीर बनने लगी उतना ही एक नया सवाल सामने आ गया। अगर हमारा पूरा सुपर क्लस्टर भी किसी दिशा में आगे बढ़ रहा है तो क्या उसकी यात्रा की मंजिल सिर्फ ग्रेट अट्रैक्टर है या फिर वो भी यूनिवर्स की किसी और बड़ी संरचना का हिस्सा है? यहीं से ये मिस्ट्री हमारी गैलेक्सी से निकलकर पूरे यूनिवर्स की कहानी बन जाती है। लगभग 50 वर्षों की लगातार रिसर्च के बाद भी ग्रेट अट्रैक्टर की मिस्ट्री पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन आज साइंटिस्ट पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट तस्वीर देख पा रहे हैं। अब ये माना जाता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की गति किसी एक ऑब्जेक्ट की वजह से नहीं, बल्कि कई विशाल गैलेक्सी क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स की संयुक्त ग्रेविटी का परिणाम हो सकती है। यानी ग्रेट अट्रैक्टर इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन शायद पूरी कहानी नहीं। नई सर्वेज और कंप्यूटर सिमुलेशंस ये दिखाती हैं कि यूनिवर्स में मैटर समान रूप से फैला हुआ नहीं है। कहीं बहुत ज्यादा मैटर मौजूद है तो कहीं लगभग खाली क्षेत्र जिन्हें कॉस्मिक वॉइड्स कहा जाता है। यही असमान वितरण करोड़ों वर्षों में गैलेक्सीज की गति को प्रभावित करता है। यानी हमारी गैलेक्सी सिर्फ किसी एक दिशा में खिंच नहीं रही, बल्कि आसपास मौजूद कई ग्रेविटी सोर्सेज और विशाल कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स के संयुक्त प्रभाव में अपनी यात्रा कर रही है। यही वजह है कि साइंटिस्ट लगातार नए डेटा, बेहतर टेलीस्कोप्स और ज्यादा सटीक सिमुलेशंस की मदद से इस पजल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर नई खोज कुछ सवालों का जवाब देती है, लेकिन साथ ही कई नए सवाल भी पैदा कर देती है। यही विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात है। हर जवाब अगली खोज की शुरुआत बन जाता है। और शायद ग्रेट अट्रैक्टर भी ऐसा ही एक रहस्य है। एक ऐसी खोज जिसने हमें सिर्फ एक अनजान ग्रेविटी सोर्स के बारे में नहीं बताया, बल्कि पूरे यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि अब सवाल ग्रेट अट्रैक्टर का नहीं, बल्कि इंसान की समझ की सीमा का है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या एक दिन ग्रेट अट्रैक्टर की मिस्ट्री पूरी तरह सुलझ जाएगी, तो इसका जवाब है शायद। लेकिन इसके लिए हमें पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। आज दुनिया भर के साइंटिस्ट्स नई पीढ़ी के टेलीस्कोप्स, ज्यादा संवेदनशील रेडियो ऑब्जर्वेटरीज और एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशंस की मदद से यूनिवर्स का पहले से कहीं अधिक विस्तृत नक्शा तैयार कर रहे हैं। हर साल करोड़ों नई गैलेक्सीज का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे हमारी समझ लगातार बेहतर होती जा रही है। सिर्फ दिखाई देने वाली रोशनी ही नहीं, बल्कि रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड और एक्सरे ऑब्जर्वेशंस की मदद से उन क्षेत्रों का भी अध्ययन किया जा रहा है जिन्हें पहले देख पाना लगभग असंभव था। जैसे जैसे ये डेटा बढ़ेगा, वैसे वैसे हमें ग्रेट अट्रैक्टर और उसके आसपास मौजूद विशाल स्ट्रक्चर्स की और स्पष्ट तस्वीर मिल सकती है। लेकिन हो सकता है कि भविष्य की सबसे बड़ी खोज ग्रेट अट्रैक्टर न हो सकता है कि इस रिसर्च के दौरान हमें यूनिवर्स के बारे में कोई बिल्कुल नई बात पता चले, जिसकी हमने आज तक कल्पना भी न की हो। विज्ञान का इतिहास यही बताता है कि कई बार एक सवाल का जवाब खोजते खोजते इंसान किसी और भी बड़ी खोज तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि ग्रेट अट्रैक्टर सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स अभी भी पूरी तरह समझा नहीं गया है। जितना हम आगे बढ़ते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि अभी सीखने के लिए कितना कुछ बाकी है। और शायद यही बात एस्ट्रोनॉमी को इतना रोमांचक बनाती है। जब हमने इस सफर की शुरुआत की थी, तब सवाल सिर्फ इतना था कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी आखिर जा कहां रही है। लेकिन इस एक सवाल ने हमें यूनिवर्स की उन गहराइयों तक पहुंचा दिया, जहां हर जवाब के बाद एक नया सवाल हमारा इंतजार कर रहा था। आज हम जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी अकेली यात्रा नहीं कर रही। वो लोकल ग्रुप, वर्गो क्लस्टर, लानियाकिया सुपर क्लस्टर और अनगिनत कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स का हिस्सा है। हम ये भी जानते हैं कि यूनिवर्स लगातार बदल रहा है, फैल रहा है और ग्रेविटी के अनगिनत प्रभावों से आकार ले रहा है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारी जानकारी अभी अधूरी है। ग्रेट अट्रैक्टर की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि साइंटिस्ट हर सवाल का जवाब जानते हैं, बल्कि ये सिखाती है कि विज्ञान उन सवालों को स्वीकार करता है जिनका जवाब अभी नहीं मिला है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, हम एक ऐसे छोटे से ग्रह पर रहते हैं जो एक साधारण से तारे का चक्कर लगा रहा है।
वो तारा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अरबों सितारों में से सिर्फ एक है और हमारी पूरी गैलेक्सी भी यूनिवर्स की अनगिनत गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है। फिर भी इसी छोटे से ग्रह पर बैठा इंसान अरबों लाइट ईयर्स दूर मौजूद रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है। शायद एक दिन हमारे पास ऐसे टेलीस्कोप्स होंगे जो आज की सीमाओं से कहीं आगे देख पाएंगे। शायद आने वाली पीढ़ियां ग्रेट अट्रैक्टर की मिस्ट्री को पूरी तरह समझ लें। और यह भी हो सकता है कि उस दिन उन्हें एक और इससे भी बड़ा रहस्य मिल जाए, क्योंकि यूनिवर्स की सबसे दिलचस्प बात यह नहीं है कि उसमें कितने रहस्य छिपे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर नई खोज हमें यह एहसास कराती है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। और शायद यही वजह है कि इंसान आज भी आसमान की तरफ देखता है, क्योंकि कभी कभी सबसे खूबसूरत जवाब वो नहीं होता जो हमें मिल जाता है। सबसे खूबसूरत जवाब वो होता है जिसकी तलाश अब भी जारी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें स्पेस और साइंस की ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं। और अगर आप यूनिवर्स के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसा रहस्य जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे।